नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आज 5 सितंबर है, शिक्षा दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आज का दिन कुशल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि आज 5 सितंबर के दिन हमारा न्यू बैच लॉन्च हुआ है, एसएससी जीडी स्पेशल बैच। प्यारे बच्चों, जैसे कि आज जीएस की पहली क्लास है और ज्ञानेंद्र धारिया सर स्पेशल जीएस के लिए आए हैं और जीएस में भी प्यारे बच्चों ज्योग्राफी इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि गुरु जी ने आपको बताया कि शिक्षक दिवस के मौके पर आगामी आने वाली भर्ती एसएससी जीडी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीएस से संबंधित ज्योग्राफी, जो कि हमारे जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है, उसको लेकर के हम टॉपिक लेकर आए हैं। और आज हम बात करेंगे अपने भूगोल के बारे में, अपने परिवेश के बारे में, जिस माहौल में हम जीते हैं, इस माहौल में हम रहते हैं। ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट पूरी तरह उसी से संबंधित है और कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है और हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे रहन सहन पर और खान पीन पर पूरी तरह से ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करता ही है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ज्ञानेंद्र धारिया आपके सब्जेक्ट भूगोल पर आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों चलते हैं। जैसा कि दोस्तों, जिस ग्रह पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जैसे रहते हैं और सभी को पता है कि मानव जीवन इसी ग्रह पर पाया जाता है, लेकिन हमें अधिकांश इस ग्रह के बारे में भी जानकारी सही रूप से नहीं होती है। तो इससे संबंधित हम कुछ तत्वों के बारे में जानकारी लेंगे और अपने भूगोल सब्जेक्ट के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि यूट्यूब के इतिहास में हमने पहले भी देखा है और समझा भी है कि ऑनलाइन क्वेश्चन को पढ़ करके कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में पूरी तरह सिलेक्शन नहीं होता। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें थ्योरी भी पूरी तरह पढ़नी होती है। यदि हम थ्योरी नहीं पढ़ते हैं और पूरी तरह एमसीक्यू पर निर्भर रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी करते हैं। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट जो है ये कॉन्सेप्ट रूप से समझ में आता है। यदि हम इसे कॉन्सेप्ट रूप से नहीं समझेंगे और रटने की कोशिश करेंगे तो ये ना हमारे आज समझ में आएगा ना कल समझ में आएगा। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है और क्या। दोस्तों देखते हैं, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे जीवन पर पूरी तरह प्रभाव डालता है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। दोस्तों देखते हैं भूगोल। दोस्तों भूगोल को हम वैसे कई भागों में बांट सकते हैं और लेकिन हम इसे अपने तरीके से, अपने अंदाज में पढ़ेंगे। तो देखते हैं भूगोल में किस तरह से हमें पढ़ना है और आगे क्या करना है। तो देखते हैं दोस्तों, भूगोल सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा हमारा वर्ल्ड मैपिंग। और जो अंत में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले दोस्तों हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फिर वर्ल्ड मैपिंग के बारे में बात करेंगे और फिर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। यदि हम डायरेक्ट इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो हमारी कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने की, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भूगोल के होते हैं वो हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही होते हैं।
तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले पृथ्वी की। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो दोस्तों जैसे कि सभी को पता है पृथ्वी एक जियोइड शेप में बनी हुई है और गोल है, लेकिन हमने अभी तक पढ़ा कि पृथ्वी गोल है लेकिन जियोइड है, लेकिन अभी तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि पृथ्वी जियोइड क्यों है, क्या कारण रहे होंगे कि पृथ्वी जियोइड ही है। तो दोस्तों देखते हैं, पृथ्वी गोल है। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें पता था सर कि पृथ्वी गोल है, लेकिन आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि पृथ्वी जियोइड या गोल क्यों है। तो देखते हैं उस बारे में। और पहला टॉपिक तो हमारा होगा ये, दूसरा होगा अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं कि पृथ्वी गोल क्यों है। अब हम तो दोस्तों देखते हैं, आप कभी झूले पर बैठे हैं तो झूलने वाला झूला होता है। अब आप इस तरह से देखिए, हमारा ग्लोब है। यदि हम इसे लगातार इस तरह घुमाते रहें और देखें कि जो सबसे ज़्यादा भाग इसमें घूमने वाला है वो हमारा ये इक्वेटर वाला भाग है। इक्वेटर तो सबसे ज़्यादा भाग हमारा घूमने वाला इक्वेटर है, और इसी के ऊपर हमारी आती है कर्क रेखा, उसी के नीचे आती है मकर रेखाएं। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। उसके नीचे एक रेखा जाती है जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा, जो कि हमारी 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। उसके ऊपर जाती है हमारी कर्क रेखा, जो कि 23 सही 1/2 अपने अक्षांश पर झुकी हुई है। ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो बटे हुए 2 बराबर भाग हैं उसे हम एक भाग को बृहद व्रत कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमारा सूर्य है वो सबसे ज़्यादा प्रकाश के क्षेत्र पर डालेगा। वो कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर और यहाँ तक के क्षेत्र को ही कहीं ना कहीं प्रभावित भी करता है। और जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं या लंबवत पड़ती हैं, वहाँ पर अधिक टेम्परेचर पाया जाता है, और जहाँ टेम्परेचर अधिक पाया जाएगा, सूरज की किरणें अधिक पाई जाएगी, वहीं पर क्या पाया जाएगा, वहीं पर गर्मी भी अधिक पाई जाएगी। और जहाँ गर्मी अधिक पाई जाएगी तो यहीं पर एक सिद्धांत हो जाता है सूर्य किरणों से संबंधित या गर्मी से संबंधित। वो क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये हमारे 2 भाग हैं। एक भाग है हमारा भूमि वाला, जिसे हम नाम दे सकते हैं एक भाग है उसी के पास है महासागर वाला, जिसे हम दे सकते हैं जलीय भाग है।
अब दोस्तों आप एक बात बताइए, यदि यहाँ से सूरज है और इस सूर्य की किरणें यहाँ पर भी बराबर पड़ रही हैं और इस जलीय भाग पर भी बराबर पड़ रही हैं, तो एक बात बताइए इसमें जल्दी गर्म कौन सा भाग होगा? कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं जो जल्दी गर्म होने वाला भाग है हमारा जल धरती के मुकाबले देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो देखते हैं ये जो भाग है यहीं पर भी पृथ्वी की किरणें पड़ी, तो ये भूमि वाला भाग क्या होगा? जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, और ये वाला भाग जो है ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर से गर्म होगा। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, इस वाले भाग में जो वायु थी, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इंटर क्लास में, जब आपने एप्लीकेशन वगैरह ली होगी, या फिर हाई स्कूल में भी आपने फिजिक्स भी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो गर्म वायु है, यहाँ पर जो वायु थी, यहाँ पर जो वायु थी वो जल्दी गर्म होगी और जल्दी ऊपर उठ जाएगी, और जो भाग बी में जलीय वायु है वो जल देर से गर्म होने के कारण ठंडी बनी रहेगी और जल्दी ऊपर नहीं उठ पाएगी। अब जो वायु है यहाँ से धीरे 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 ऊपर उठना शुरू हो गई, ऊपर उठना शुरू हो गई। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वायु उसी दाब में थी और यहाँ पर भी उसी दाब में थी। यदि यहाँ पर वायु के 10 कण थे तो शुरू में 10 ही यहाँ पर थे, लेकिन अब हुआ क्या, बाद में जो वायु थी यहाँ से ऊपर उठनी शुरू हो गई और यहाँ पर ऐसा समझो कि 10 में से 5 कण रह गए और यहाँ पर अभी 10 ही बने हुए हैं। तो होगा क्या, ये 10 कण इधर मूव करना शुरू कर देंगे वायु दाब को संतुलित करने के लिए। अब ये वाली वायु ऊपर उठ जाएगी, ये वाले कण कहाँ जाएंगे, ये वाले कण इधर आना शुरू हो जाएंगे। तो होगा क्या, इधर से हवा इधर चलने लगेगी, जो ठंडी हवा है वो इस भूमि वाले भाग की तरफ आने लगेगी। तो दोस्तों ये था हमारा तापमान का सिद्धांत। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो हमने शुरू में शुरू किया था। वो क्या था कि ये तो थी हमारी कर्क रेखा, ये थी हमारी मकर रेखा। कर्क रेखा थी, ये मकर रेखा थी, भूमध्य या विषुवत रेखा। अब दोस्तों होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो लगातार कहीं ना कहीं घूम रही है अपने अक्ष पर, लगातार अपने अक्षीय गति कर रही है। अब ये देखिए ये कहाँ गए, ये देखिए एक व्रत है पृथ्वी की तरह ही है। अब ये लगातार अपने अक्ष पर घूम रहा है, लगातार अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो आपने देखा होगा अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल, दो तरह के बल पाए जाते हैं फिजिक्स में, एक अपकेंद्रीय और एक अभिकेंद्रीय बल। तो ये दो बल जो हैं हमारी पृथ्वी को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते किस तरह हैं, अब आप देखिए, किसी आप गोलाकृति में बैठे हैं, जैसे झूला होता है, आप उस झूले में बैठे हैं और इसी ए बिंदु पर बैठे हैं। एक लड़का यहाँ बैठा है केंद्र पर, लेकिन एक जो ए बिंदु पर बैठा है, जब ये झूला लगातार इस गति में इस साइड को घूमना शुरू करेगा, इस साइड को लगातार घूमना शुरू करेगा, तो ये जो लड़का ए बिंदु पर बैठा है ये किस साइड गति करेगा, ये इसकी तरफ कहीं ना कहीं बाहर की तरफ बल लगेगा, जो कि अपकेंद्रीय बल कहलाता है। तो हुआ क्या, ये कहीं ना कहीं प्रसार बाहर की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रसार लगातार बाहर की तरफ हो रहा है, त्रिज्या से बाहर की तरफ प्रसार होता रहता है। जब आप इंडोने में बैठते हैं, झूले में बैठते हैं, तो देखते हैं किनारे पर बैठने वाला व्यक्ति बाहर की तरफ ग्रो करता है। यही कारण हमारी पृथ्वी करती है, लगातार ये पृथ्वी जो है घूम रही है। अब ये अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, लगातार घूम रही है। और जो पृथ्वी है यहाँ पर इस केंद्र पर जो भूमध्य रेखा मैंने आपको यहाँ बताई, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने इस गति को बनाने से पहले कि पृथ्वी जियोइड क्यों है, जियोइड क्यों है, इस टॉपिक को बताने से पहले मैंने आपको ये चीजें क्यों समझाई, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये कहीं ना कहीं
इस टॉपिक को पूरी तरह प्रभावित करेंगी। अब देखिए लगातार ये घूम रही है, अपने एक्स पर घूम रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से झूले वाला सिद्धांत था वही सिद्धांत इस पृथ्वी पर लागू होगा। जो ये केंद्र है लगातार प्रसार करता जाएगा और ये यहाँ पर जो भूमि वगैरह है वो बाहर की तरफ प्रसार हो जाएगा। तो यही कारण है जो हमारी पृथ्वी है, उसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी, जो ध्रुवों से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी पाई जाती है, वो हमारी 12,700 सॉरी यहाँ नहीं, चलो मैं एक बना रखता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, यही रीजन है इसके लगातार घूमने के कारण ही ये अपनी जियोइड शेप में है। जियोइड बोलेंगे तो इस तरह से ये हमारा कौन सा आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, ये बिंदु आ जाएगा हमारा साउथ पोल। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जब हमारी पृथ्वी पर लगातार ये तो आ जाएगी हमारी भूमध्य रेखा, तो जब लगातार हमारी पृथ्वी का प्रसार बाहर की तरफ हो रहा है, लगातार हमारी पृथ्वी का प्रसार ध्रुव पर से भूमध्य रेखा से बाहर की तरफ हो रहा है, तो यही कारण है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो है 12,714 किलोमीटर। और ऐसी बात नहीं है प्रसार अभी रुक गया है, ये लगातार अपने प्रसार होता ही जा रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, यहाँ पर 12,714 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 12,756 किलोमीटर है। 42 किलोमीटर का अंतर कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये चीजें हमारी पृथ्वी को और भी तरह से प्रभावित करती हैं। प्रभावित करने के रीजन क्या है वो देखिए। अब देखते हैं किस तरह से ये पृथ्वी का लगातार अपने एक्स पर घूमना किस तरह हमें प्रभावित कर रहा है। एक होता है अधिकांश, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आए देखना, मैप में उठाकर देखना कि अधिकांश रॉकेट परसेप्शन केंद्र, अधिकांश रॉकेट परसेप्शन केंद्र वो महाद्वीप के पूर्वी साइड में पाए जाते हैं। इधर पाए जाते हैं भैया, यदि देखना है हम इस साइड में जाएंगे, साइड देखेंगे तो हमारे जितने भी भारत के भी या किसी भी देश के आपको रॉकेट परसेप्शन केंद्र मिलेंगे वो कहीं ना कहीं महाद्वीप के पूर्वी साइड में मिलेंगे। तो देखना हमारे जितने परसेप्शन केंद्र, रॉकेट परसेप्शन केंद्र वो कहीं ना कहीं इस साइड में मिलते हैं। अब क्यों मिलते हैं उनका भी एक लॉजिकल कारण होता है, लेकिन हमें तो ऐसा लगा कि भाई नेता लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बना दिया, कहीं पे भी स्थापित कर देना, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वे हमारी ज्योग्राफी पर, हमारे फिजिक्स पर डिपेंड होते हैं। होते कैसे हैं वो देखिए, हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये लगातार इस साइड में गति करती है, कभी एक नहीं करती है, ये लगातार हमारी इस साइड में गति लगातार कर रही है। अब यहाँ पर एक महाद्वीप है, कोई भी महाद्वीप, ए महाद्वीप मान लो, यहाँ पर कोई महाद्वीप है। अब हमने क्या करा, एक रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र इस तरफ गति कर दिया, इस तरफ स्थित कर दिया। अब जब वहां से हम रॉकेट छोड़ेंगे, रॉकेट का प्रक्षेपण करेंगे, तो होगा क्या, वो रॉकेट पृथ्वी की दिशा में धीरे धीरे ऐसे जाएगा और ऐसे जाते इस तरह से मूव कर जाएगा और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि भैया रॉकेट तो हम दूसरी साइड पे स्थापित कर सकते थे,
रॉकेट तो हम यदि हम चाहते तो रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र तो हम ये महाद्वीप है यहाँ पर रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र तो हम भैया यहाँ भी स्थापित कर सकते थे, इस भी स्थान पे भी स्थापित कर सकते थे। लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, यदि हमने यहाँ से प्रक्षेपण करा तो ये कहीं ना कहीं भूमि वाला भाग है, ये भूमि वाला भाग है। अब हमने यहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण करा तो होगा क्या, ये रॉकेट इस तरह गति करनी शुरू करेगा और इस तरह पृथ्वी की कक्षा में जाएगा। लेकिन यदि ये यहीं पर क्रैश मार गया, इस भूमि वाले भाग पर क्रैश मार गया तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं घनी आबादी वाले क्षेत्र में गिरेगा जो कि जान माल की हानि भी कर सकता है। दोस्तों इस पृथ्वी गति कारण हमें समझ में आया कि हम अधिकांश रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र क्यों इस साइड में ही स्थापित होते हैं, अधिकांश क्यों ही महाद्वीप के पूर्वी भाग में ही स्थापित होते हैं। दोस्तों आपको लगा होगा कि मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ तो हम इसके नोट्स कैसे बनाएं या लिखें कैसे। तो दोस्तों बीके परिवार की तरफ से ये जो भी मैं बातें अपने मुंह से बोल रहा हूँ या बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये सब आपको लिखित में मिलने वाली हैं। कहीं ना कहीं आप मेरी बात को बैठे हुए सुनते जरूर रहें और अपने हाथ में एक रजिस्टर लेकर के, यदि आपको लग रहा है कि नोट्स मिलेगा, यदि ये आपके रजिस्टर का कोई पेज है, आपको तो लगा कि नोट्स तो मिलेगा ही बीके परिवार की तरफ से, तो लिखे क्यों। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हमें कुछ नहीं लिखना। यदि मैं बना रहा हूँ ये पृथ्वी बना रहा हूँ तो आप अपने रफ के पेज पर इसी तरह से पृथ्वी बना सकते हैं, कुछ ना कुछ करते रह सकते हैं। उसका क्या फायदा होगा, हमारा ध्यान एक तो बोर्ड पर रहेगा, इधर उधर की गतिविधि से दूर रहेंगे। दूसरा, हम कहीं ना कहीं जो आपको कुछ समझ में आ रहा है आप अपने इसमें लिख सकते हैं, और जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आप उन नोट्स को अपने रजिस्टर में जो आप अपना नोट्स स्वयं बनाएंगे उसमें नोट कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा बातें आपको समझ में आ रही हैं। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। ये चीज आपको समझ में आई कि अधिकांश रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र क्यों महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थापित होते हैं, यह मैं आपको समझा दिया। अब दोस्तों अब हम आते हैं इसी टॉपिक से संबंधित, जो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी ध्रुवों से लेकर ध्रुवों की साइड में अधिक मोटी है, और जो हमारा भूमध्य रेखा है उसके आसपास, जो हमारा भूमध्य रेखा है उसके आसपास जो है पृथ्वी चौड़ाई में अधिक है, 12,756 किलोमीटर है, और ध्रुवों की दिशा में जो है पृथ्वी 12,714 किलोमीटर है। अब देखिए हमारे विकेंद्र बल को किस तरह प्रभावित करती है। यही कारण है जो विकेंद्र बल ध्रुवों पर कम पाए जाते हैं और भूमध्य रेखा के करीब ध्रुवों पर तो अधिक पाए जाते हैं, और भूमध्य रेखा के करीब क्या पाए जाते हैं, ये अधिक पाए जाते हैं, और भूमध्य रेखा पर कम पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये फिर ऐसे ये हमारी पृथ्वी है। मैंने आपको बताया था ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। अब दोस्तों देखते हैं ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारी 12,714 किलोमीटर, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। और यहाँ से लेकर के ध्रुवों पर मध्य रेखा पर दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 12,756 किलोमीटर। ये हमारा पृथ्वी का केंद्र है। अब 12,756 किलोमीटर आपको साफ साफ नजर आएगी भूमध्य रेखा के नजदीक क्या है, दूरी अधिक है। यहीं पर हमारा फिजिक्स काम आता है, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता क्या है, वो हमारी दूरी के ऊपर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, वो हमारी दूरी पर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या है, कम है, इस साइड में दूरी क्या है, अधिक है। अब आपने इंटर क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का, दूरी बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
दूरी घटाने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा यहाँ से यहाँ तक दूरी कम है तो लिखेंगे नोट पॉइंट डाल करके ध्रुवों पर दूरी क्या है, कम है। दो ध्रुवों के बीच में दूरी कितनी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, इसकी तुलना में कितनी है, कम है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल अधिक पाया जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हो, बहुत ही ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा इसके मुकाबले, भूमध्य रेखा वाले भाग के मुकाबले तो कहीं ज्यादा अधिक होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने देखा 12,756 किलोमीटर है। सीधा सीधा आपको कितना अंतर नजर आ रहा है, 42 किलोमीटर का अंतर नजर आ रहा है। इसी 42 किलोमीटर के अधिक होने के कारण इक्वेटर पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है। कितना पाया जाता है, कम पाया जाता है। नोट पॉइंट नंबर 2। गुरुत्वाकर्षण बल मध्य रेखा पर कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। वैसे ये चीजें मैं आपको बिल्कुल हैंडरिटन नोट के रूप में लिखित में भी देने वाला हूँ, फिर भी आप अपने रजिस्टर में अपनी समझ से जो आपकी समझ में आ रहा है आप इसे बना सकते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक क्या है हमारा, उसके बारे में चलते हैं। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि गुरुत्वाकर्षण वाला जो पृथ्वी की दूरी है, त्रिज्या है, वो किस तरह गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित करती है। इसी के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो सीधे सीधे हर एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। अब दोस्तों तीसरा टॉपिक आता है हमारा, तीसरा टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक आता है हमारा कोरियोलिस प्रभाव। कोरियोलिस प्रभाव। और दोस्तों आप समझ रहे हैं कि ज्योग्राफी चल रही है, ये टॉपिक पता नहीं कहाँ से आ गया इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमारी ज्योग्राफी को प्रभावित बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जो कोरियोलिस प्रभाव है, और मैंने आपको समुद्र वाला और भूमि वाला सिद्धांत बताया कि जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडा होना, ये सिद्धांत हमारी बारिश को प्रभावित करते हैं। बारिश को प्रभावित करते हैं, आप ऐसे समझिए ये सिद्धांत है, ये दो स्थान हैं दोस्तों, एक ए है और एक स्थान है बी। मैंने आपको बताया कि भाई एक स्थान ए है, एक स्थान बी, दो स्थान आपको दिख रहे होंगे। ये स्थान क्या है, यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर क्या होती है, कम बारिश होती है। आपने देखा जहाँ ज़्यादा या
ठीक मात्रा में बारिश होगी, वहाँ पर क्या होता क्या है, खेती अच्छी होगी और वातावरण भी अच्छा होगा। और जहाँ वातावरण अच्छा होगा वहाँ पर कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी। आप देखो यहाँ पर क्या हुई, बारिश क्या हुई, अधिक हुई, बारिश अधिक हुई। जहाँ बारिश अधिक होगी तो बारिश अधिक होने से क्या होगा, कृषि अच्छी होगी। आपको पता है कृषि क्या होगी, अच्छी होगी। और जहाँ कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कहीं ना कहीं कच्चा माल मिलेगा। और जहाँ कच्चा माल मिलेगा वहाँ पर क्या होंगे, उद्योग धंधे स्थापित होंगे। अब इस तरह से देखिए क्या होगा, उद्योग धंधे भी वहीं पर स्थापित होंगे, उद्योग धंधे भी वहीं पर क्या होंगे, स्थापित होंगे जहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। अब इसे समझिए, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन हम चीनी की मिल राजस्थान में स्थापित करते हैं, तो क्या उसका कुछ लॉजिक है, नहीं है ना, उसका कुछ लॉजिक नहीं है। तो क्या हुआ, जहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में होगा वहीं पर उद्योग धंधे लगेंगे। और जहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे तो वहीं पर क्या होगा, वहीं पर हमें मिलेगा रोजगार। और जहाँ रोजगार मिलेगा दोस्तों, जहाँ रोजगार मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पर क्या होगी, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो सेवा क्षेत्र अच्छा होगा, वहीं पर क्या मिलेगा, शिक्षा भी अच्छी होगी, शिक्षा भी अच्छी होगी। अब जैसे समझिए आप ये, हालांकि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ज्योग्राफी में समझाना पड़ रहा है इसी को लेकर के। जहाँ रोजगार अच्छा होगा, अब आपके पास में अधिक मात्रा में पैसा आ रहा है तो आपकी क्या होगी, मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो पूर्ति के लिए फिर आप डिपेंड करेंगे। अब क्या होगा, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो फिर कहाँ जाएंगे आप, फिर जाएंगे आप उद्योग धंधे वाले के पास में कि भाई इस चीज़ की डिमांड है। फिर वो उद्योग धंधा और अधिक मात्रा में उत्पादन करेगा। अब उत्पादन करने के लिए ऐसा है नहीं कि पर्याप्त मात्रा में केवल मशीनों से उत्पादन होता हो, नहीं, उसके लिए होता क्या है, लोगों की आवश्यकता पड़ती है। मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, उद्योग धंधे फिर और अधिक मात्रा में स्थापित होंगे। इस अधिक मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो फिर लोगों के पास में काफी मात्रा में पैसा आएगा। अब ये चक्र लगातार बना रहेगा, लेकिन ये चक्र बना किस लिए, किस कारण बना, इसी सिद्धांत के कारण तो बना, इसी सिद्धांत के कारण तो बना। वर्षा अच्छी हुई, वर्षा अच्छी हुई तो कृषि अच्छी हुई, कृषि अच्छी हुई तो पर्याप्त मात्रा में हमें रोजगार कच्चा माल मिला। और जहाँ हमें पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिलता है वहीं पर उद्योग धंधे भी स्थापित होते हैं। उद्योग धंधे स्थापित हुए तो रोजगार मिला, रोजगार मिलने से क्या हुआ, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा और रोजगार के बढ़ने से मांग बढ़ेगी, सामान की मांग बढ़ेगी, सामान की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर हम उद्योग धंधे वाले के पास में जाएंगे। तो मांग बढ़ेगी तो यहाँ से ही तो उत्पादन होगा, फिर उत्पादन बढ़ा, फिर रोजगार बढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये चक्र आगे चलता रहेगा और अर्थव्यवस्था काफी मात्रा में अपने आप को टॉप पर ले जाएगी। लेकिन हुआ किस कारण, ये यहाँ पर क्या है ना, भौगोलिक कारण हुआ ना, भूगोल प्रभावित कर रहा ना पूरी अर्थव्यवस्था को। क्या प्रभावित कर रहा है हमारा भूगोल, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या था हमारा, कोरियोलिस प्रभाव। तो दोस्तों कोरियोलिस प्रभाव था। अब ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ये क्या है, हमारी भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को लगातार 0 डिग्री लाइन में इसको कह सकते हैं, 0 डिग्री लाइन में भूमध्य रेखा। ये हमारी पृथ्वी को 0 डिग्री लाइन दो भागों में बांटती है और इसे हम बृहस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, बृहस्पति कहते हैं। अब होता क्या है, यदि हम इस कोरियोलिस प्रभाव के कारण जो हवाएं चलती हैं, हालांकि हवा चलने का कोई एक रीजन नहीं होता, उसमें कई रीजन होते हैं कि किस दिशा में हवा जाए, किस दिशा में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोरियोलिस प्रभाव प्रभावित करता है दिशा को। किस तरह प्रभावित करता है, यदि हम इस सदर्न हेमिस्फीयर में हैं, इसको बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिण गोलार्ध, क्या बोलेंगे इसको हम, दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हम इसको बोलेंगे, या फिर बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे और हिंदी में दक्षिण गोलार्ध और तो उत्तरी गोलार्ध। अब दोस्तों यहाँ से इस कोरियोलिस प्रभाव के कारण होता ये है, जो हवाएं चलती हैं वो दक्षिण गोलार्ध में अपने दाएं तरफ मुड़ जाती हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध है दक्षिण गोलार्ध में, सॉरी मैं उल्टा बोल गया था, तो दक्षिण गोलार्ध है उसमें हवाएं अपने बाएं तरफ मुड़ जाती हैं दक्षिण गोलार्ध में इस तरह से। और जो हमारा क्या है उत्तरी गोलार्ध है, इसमें हवाएं क्या होंगी अपने दाएं तरफ मुड़ जाएंगी इस तरह से। अपने दाएं तरफ मुड़ जाएंगे और दक्षिण गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ जाएंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक पर केवल अगले इतना ही बताना है, जब बाद में इसकी ज़्यादा जरूरत होगी जब हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने सिलेबस पर। ये आपके एक्स्ट्रा टॉपिक थे जो आपको बीच बीच में बताने पड़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक पर जो हमारा ज्योग्राफी का है। क्या दोस्तों अक्षांश और देशांतर, यहाँ से आपकी मेन ज्योग्राफी शुरू हो। तो टॉपिक आते हैं दोस्तों आपके अक्षांश और देशांतर। अक्षांश है देशांतर। पहला टॉपिक आपका अक्षांश, दूसरा टॉपिक आपका देशांतर। अक्षांश को दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड, देशांतर को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। दोस्तों आपको इस मैप पर जो खड़ी हुई रेखाएं पड़ी हुई हैं, ये वाली रेखा, ऐसे जो रेखाएं पड़ी हुई हैं हम इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं दोस्तों? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। और जो दोस्तों जो हमारी पड़ी हुई रेखाएं हैं, यहीं पर जो रेखा इस तरह ऐसे जा रही हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों लेटीट्यूड। लेटीट्यूड इसको बोलते हैं हम लेटीट्यूड या फिर अक्षांश रेखा। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। ये है हमारी देशांतर रेखा। अब अधिकांश को तो यही नहीं पता होता कि इसमें अक्षांश कौन से हैं और देशांतर कौन से हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी काफी होता है। तो दोस्तों इसमें जो लेटी हुई रेखाएं हैं, अब इसमें शब्द आ रहा है लेटी। लेटी ये शब्द आ रहा है इसमें लेटी, मतलब जो लेटी हुई रेखाएं हैं हम इन्हें क्या कह सकते हैं? अक्षांश रेखाएं हम इन्हें कहते हैं। और जो देशांतर है दूसरी उन्हें क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखाएं। दोस्तों ये क्या करते हैं? हमारी पृथ्वी पर किसी भी एक निश्चित स्थान को निर्धारित करने में मदद करते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम अक्षांश। अब ये अक्षांश है हमारा, यह जाएगा हमारा 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन है भूमध्य है। और ये है हमारा
अब होगा क्या, इसमें पृथ्वी में हमने पढ़ा था ये वाला हिस्सा क्या था हमारा, दक्षिण गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ये वाला क्या था हमारा, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध था। लेकिन दोस्तों यदि दिशा के माध्यम से बात कर रहे हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, अब उत्तरी तो है ही है, ये क्या हो जाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये वाला हो जाएगा हमारा ये वाला क्या हो जाएगा हमारा उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। यहीं पर ये वाला हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। दक्षिण पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। अब दोस्तों हमने देखा कि हमने अपने ग्लोब को 4 भागों में बांट लिया। सबसे पहले तो उत्तरी गोलार्ध, फिर दक्षिणी गोलार्ध। और हमने देखा यदि हम इस पे एक लॉन्गिट्यूड रेखा खींच दें तो होगा क्या, ये हमारे 2 भागों में पुनः बढ़ जाएगा। अब होगा क्या, ये पहले ही उत्तरी गोलार्ध है तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे हम, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और इस वाले भाग को कहेंगे उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। इस वाले को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। इसे कहेंगे हम दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। अब इसमें हमारा जो भारत है वो किस दिशा में है, कहीं ना कहीं हमें यहाँ नजर आता है। इस तरह से नजर आता। अब कोई पूछने लगे कि हमारा भारत गोलार्ध कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे उसे। सबसे पहले तो कोई कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में है, कोई कहेगा दक्षिण गोलार्ध में, जिसे नहीं पता। लेकिन जिसे पता है वो क्या कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ है, पूर्वी दिशा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में भी कहीं ना कहीं पूर्वी दिशा में स्थित है। तो इनसे क्या होता है हमारा, हम कि अपने मैप पर किसी स्थान की विशिष्ट पहचान के लिए निर्धारित करने के लिए हम इन चीज़ों पर उपयोग करते हैं। दोस्तों दूसरा उपयोग क्या आता है इनका, वो देखते हैं। ये अक्षांश के बारे में शुरू में बात करेंगे। दोस्तों ये हमारा पृथ्वी है, ये बिंदु है यहाँ से खींचे हुए। इन्हें हम क्या बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। अक्षांश मतलब लेटीट्यूड, लेटीट्यूड बोलेंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि इन्हीं 2 अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वहीं से उलझा के आता है। होता क्या है दोस्तों, इन किन्हीं भी 2 अक्षांशों के बीच में 100 111 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। अब दोस्तों आप देखिए,
जैसे यहाँ पर ये दूरी है 111 किलोमीटर की किन्हीं दो अक्षांशों के बीच में, यहाँ से यहाँ तक ये एक अक्षांश है पूरा, ये भी क्या है, एक अक्षांश है। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 111 किलोमीटर होगा, यहाँ भी 111 किलोमीटर ही होगा, और यहाँ पर भी 111 किलोमीटर ही होगा। लेकिन एक चीज में परिवर्तन आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, वो क्या होगा, इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई, अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, ध्रुवों की ओर जाने पर आपको दिख रहा होगा इस ब्लॉक के अंदर, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई निरंतर घट रही है, और 0 डिग्री लाइन की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई लगातार बढ़ रही है। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि अक्षांश रेखाओं के बारे में क्वेश्चन किस तरह आएगा, वो देखिए। यहीं पर एक क्वेश्चन आएगा कि अक्षांश रेखाओं के बारे में निम्न बिंदुओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन उसमें क्या आएंगे कि अक्षांश रेखाएं, क्वेश्चन आएगा किस तरह, वो देखिए। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, अक्षांश रेखा पर विचार हो। इसमें ऑप्शन किस तरह से आएंगे, इसमें ऑप्शन इस तरह से आएंगे कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है, पहला ऑप्शन आएगा उलझाने के लिए। ऑप्शन आता है इस तरह से, पहला ऑप्शन क्या आएगा, एक ऑप्शन आएगा लंबाई समान होती है, लंबाई समान होती है। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, दूरी जो होती है इनके बीच में क्या आएगा, सभी अक्षांशों के मध्य है, सभी अक्षांश के मध्य है दूरी 111 किलोमीटर होती है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों किस तरह से आएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा आपको उलझाने के लिए, ऑप्शन तीसरा इस तरह से आएगा कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई, कहेंगे लंबाई 0 डिग्री लाइन की तरफ, यानी भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर घटती है। चौथा ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम करेंगे किस तरह से, यदि आपने ज्योग्राफी को प्रैक्टिकल रूप में पढ़ा है तो ही आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, यदि आपने रटा है तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन, सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाते हैं कि लंबाई इनकी समान होती है। आप देखें कहीं ना कहीं इस मैप में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कम होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई क्या होगी, अधिक होगी। तो क्या आपको लंबाई समान दिखी, नहीं दिखी, क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें बताया कि लंबाई समान होती है और हमने पढ़ा है मैथ में कि लंबाई इनकी कहीं पर भी समान नहीं होती है, ध्रुवों की ओर जाने पर निरंतर घटती है और 0 डिग्री लाइन की तरफ जाने पर निरंतर बढ़ती जाती है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, लंबाई 0 डिग्री रेखा की ओर जाने पर घटती है। अब देखें दोस्तों, क्या लंबाई इधर से इधर जाने पर लंबाई घट रही है या इधर से इधर इस 0 डिग्री लाइन की तरफ जाने पर लंबाई घट रही है कहीं आपको, नहीं। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि 0 डिग्री लाइन की तरफ जाने पर अक्षांशों की लंबाई बढ़ती है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। अब आते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी पर। ये क्या है कि सभी अक्षांशों के मध्य दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। सभी अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर की होती है। लेकिन ये बात हमने पढ़ी थी कि
इनकी लंबाइयाँ छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इनके मध्य दूरी क्या होती है, हमेशा समान होती है। 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। जब ये राइट हो गया तो ये भी क्या, तो इस तरह से दोस्तों अक्षांशों के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। यदि आपने इन्हें प्रैक्टिकल रूप में पढ़ा है तो ही आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब करते हैं इनके बारे में बात। टोटल अक्षांश, कुल अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांश होते हैं 197। कुल अक्षांश होते हैं 197। अब आपको लगेगा कि 197 क्यों होते हैं। तो दोस्तों ये पृथ्वी है, यहाँ पर एक अक्षांश ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये। इसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होते हैं। होने को तो कुल कितने होते हैं, 181 होते हैं। लेकिन ये दो जो हैं ये अक्षांश नहीं कहे जाते, ये तो पोल कहे जाएंगे। अब 180 में से हम इन दो को घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 197। अब वो तो क्या है, देखिए दोस्तों 80 तो यहाँ से लेकर 90 तो होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 90 ही कहाँ तक होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पोल समेत होते हैं 90। तो रो समेत कितने होते हैं, 90 होते हैं। लेकिन एक 0 डिग्री लाइन भी तो होती है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 181 होते हैं। लेकिन जब 181 तो टोटल समेत होते हैं तो इसमें क्या हटा देंगे, एक तो इस पोल को हटा देंगे, एक इसको हटा देंगे, तो कितना है कुल मिलाकर 197 आते हैं। हालांकि मैंने लिख के आपको बी के परिवार की तरफ से आपको PDF मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको समझाना तो है ही है कि किस तरह से 197 आते हैं। अन्यथा पढ़ते हुए तो आपको नहीं याद आएंगे, एग्जाम में 180 नजर आएगा या फिर 360 लिखेंगे। 197 होते हैं। दोस्तों एग्जाम के बारे में हमने बात करी, अब हम बात करेंगे देशांतर के बारे में। देशांतर क्या होते हैं और किस तरह से ये प्रभाव करते हैं। लेकिन अभी हमारे इस अक्षांश में ही कुछ टॉपिक और रह गए, वो देखिए वो क्या है। ये हमारी क्या है, ये क्या है हमारी, ये पृथ्वी, ये हमारा सूर्य दोस्तों। अब होता क्या है, ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, एक कर्क रेखा है, ये क्या है हमारी मकर रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये भी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और 0 डिग्री लाइन को हमने सबसे शुरू में इसी टॉपिक को पढ़ा था। अब जो हमारा सूर्य है वो क्या होता है, वो इन पर अपना प्रकाश डालता है इन रेखाओं में। अब जो सूर्य इन रेखाओं पर प्रकाश डालेगा तो होता क्या है, जून, जुलाई, अगस्त या फिर मई से लेकर के अगस्त तक सूर्य इस कर्क रेखा के ऊपर पाया जाता है। तो टेम्परेचर कहाँ अधिक पाया जाएगा, जहाँ पर सूर्य की रेखा सीधी पड़ेगी, वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अधिक पाया जाएगा। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों में सूर्य इधर आ जाता है, फिर यहाँ से प्रकाश इधर डालेगा। तो क्या होगा, सर्दियों में इधर प्रकाश डालेगा और गर्मियों में हमारे इस साइड में प्रकाश डालता है। दोस्तों हमने देखा यहीं पर कि ये वाला जो भाग है हमारा पृथ्वी का बीच वाला, इस बीच वाले भाग में टेम्परेचर क्या होता है, अधिक पाया जाता है। टेम्परेचर क्या होगा, इस बीच वाले भाग में ही टेम्परेचर क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। इसे हम कहते हैं टोरिड जोन। इस जोन को हम टोरिड जोन कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर अधिक पाया जाएगा। एक क्वेश्चन तो हमने देखा था दूरी वाला, अक्षांशों की रेखाएं, अक्षांशों की दूरी वहाँ पर बढ़ती है, वहाँ कम होती है। दूसरा क्वेश्चन आएगा टेम्परेचर से संबंधित, अक्षांशों को लेकर के, क्या आएगा, टेम्परेचर को लेकर के। अब दोस्तों ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा पड़ता है इस टोरिड जोन के अंदर।
23/2 से लेकर के 23/2 दक्षिण तक। यहाँ पर क्या होता है, अधिक गर्मी पाई जाती है। यदि हम इस क्षेत्र से इस तरफ चलें, ध्रुवों की ओर चलें, तो हवा का टेम्परेचर निरंतर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कहीं ना कहीं ध्रुवों पर जाएंगे तो देखेंगे कि बर्फ की जमी रहती है, 6 महीने दिन 6 महीने बाद होती है, उसका भी कारण हम बाद में पढ़ेंगे। तो हुआ क्या, हम 0 डिग्री लाइन से हम ध्रुवों की तरफ जाएं तो टेम्परेचर क्या होगा, निरंतर कम होता चला जाएगा। और 0 डिग्री लाइन से हम दक्षिण की तरफ जाएं तो क्या होगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर निरंतर कम होता चला जाएगा। तो क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आएगा कि अक्षांशों के बारे में निम्न बातों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या आएगा, अक्षांश के बारे में निम्न बातों पर विचार कीजिए। उसमें एक ऑप्शन आएगा कि भूमध्य रेखा से, देखिए किस तरह क्वेश्चन आएगा, इसकी बात हम कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा कैसे, अक्षांशों के बारे में इन बातों पर विचार करो, इन बातों पर विचार करो। अक्षांशों के बारे में निम्न बातों पर विचार करो। इसी तरह हमने पहला क्वेश्चन देखा था, अब इसे भी देखते हैं। ये हमारी सीधे सीधे थ्योरी से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। यदि हमने थ्योरी पढ़ी है तो इन क्वेश्चन करेंगे, अन्यथा ऑप्शन चेंज होते ही हम आंसर कहीं ना कहीं गलत कराते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या आएगा, पहला ऑप्शन आएगा इसमें कि 0 डिग्री लाइन से 0 डिग्री लाइन से पहला ऑप्शन आएगा हमारा 0 डिग्री लाइन से 0 डिग्री लाइन से ध्रुवों की तरफ जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा 0 डिग्री लाइन से 0 डिग्री लाइन से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता है। तीसरा ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मिनी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हमने भी थ्योरी पढ़ा क्या था, हमने भी थ्योरी पढ़ा था कि जो हमारा टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन कौन सा जोन कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है 23.5 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा से दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच का जो जोन कहा जाता है उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। और कहने में उसी जोन में सूर्य की रेखाएं पड़ती हैं, और जहाँ सूर्य की रेखाएं अधिक मात्रा में पड़ेंगी वहीं पर क्या होगा, वहीं पर अधिक टेम्परेचर होगा। जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ गर्मी पाई जाएगी, जहाँ गर्मी पाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। ये हमारे क्या है, ये हमारे नॉर्थ पोल है, ये हमारे साउथ पोल है। नॉर्थ पोल है, ये है हमारे साउथ पोल, ये हमारी 0 डिग्री लाइन है। अब हमने पढ़ा था एक टॉरिड जोन में कर्क रेखा आ जाएगी, ये हमारी क्या है, मकर रेखा है। अब हमने पढ़ा क्या था कि यदि हम 0 डिग्री लाइन से ध्रुवों की तरफ जाएं तो क्या यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यदि हम 0 डिग्री लाइन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल की साइड जाएंगे, क्या सूर्य का प्रकाश उस साइड में पूरा पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा नहीं पाया जाएगा वहाँ पर क्या पाया जाएगा, छाया तो अधिक मात्रा में पाई जाएगी, लालिमा तो अधिक मात्रा में पाई जाएगी, लेकिन टेम्परेचर कम पाया जाएगा। टेम्परेचर कम पाया जाएगा। निरंतर 0 डिग्री लाइन के ध्रुवों की ओर जाने पर टेम्परेचर घटता है और छाया क्षेत्र निरंतर बढ़ता जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 0 डिग्री लाइन से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, नहीं बढ़ता, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी सीधी नहीं पहुँच पाती। 0 डिग्री लाइन से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम हो जाता है। हाँ, हमने पढ़ा कि वहाँ पर सूर्य किरणें नहीं पहुँच पाती, टॉरॉइड ध्रुव में अधिकांश सूर्य किरणें रहती हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर वहाँ पर कम पाया जाएगा। दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन हमारा बी सही है तो इसका कोई सही नहीं होगा। दोस्तों इस तरह थ्योरी से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, हमने देखा। तो आगे भी मैं अभी इन्हीं अक्षांश और देशांतर से संबंधित 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, देखते हैं दोस्तों। आपसे मैं पूछने लगे क्वेश्चन लेकर के, कौन से अक्षांश पर अधिक तापमान पाया जाएगा, अधिक तापमान पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दे देंगे, 23.5 डिग्री, कर्क रेखा। ऑप्शन डी दे देंगे, 66 सही, 1/2 गोलार्ध। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 66.5 सही, 1/2 दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सीधा सीधा थ्योरी से क्वेश्चन निकल कर आया किस तरह, वो देखिए। हमने आपको फिर बताया था अभी कि ये हमारा क्षेत्र है, इसको हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। जो 0 डिग्री लाइन है ये हमारी कर्क रेखा है, 23.5 से 1/2 झुकी हुई है, 23.5 से 1/2 दक्षिण में झुकी हुई है। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 66 से 1/2 उत्तरी, 66 से 1/2 दक्षिण। अब आपको मैंने बताया था कि सूर्य का प्रकाश कहाँ दिख जाएगा, सूर्य का प्रकाश उस क्षेत्र में दिख जाएगा जहाँ पर सूर्य किरणें सीधी सीधी पड़ती हैं। तो आप बताइए अपना अभी किस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश दिख रहा है। हमने देखा कि सूरज का प्रकाश इस क्षेत्र में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस टॉरॉइड जोन के अंदर ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इसी टॉरॉइड जोन के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब जो सूर्य का प्रकाश यहाँ अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो तापमान अधिक कहाँ पाया जाएगा, तापमान भी इसी कर्क रेखा पर पाया जाएगा। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी फेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कर्क रेखा के मुकाबले टेम्परेचर काफी कम मात्रा में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों अक्षांश से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जो कि काफी आसान होते हैं। यदि आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा यदि आपने वन लाइनर क्वेश्चन ही पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चन में फेल मार जाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि थ्योरी सबसे पहले हमें अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। और आप जुड़े रहिए हमारे बीके परिवार के साथ में। अब देखते हैं दोस्तों अपने देशांतर के बारे में। एक टॉपिक हमारा कौन सा रह जाएगा, देशांतर। उस देशांतर के बारे में बात करते हैं। देशांतर दोस्तों देखा आपने अक्षांश से संबंधित किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। अब देखेंगे हम देशांतर से संबंधित एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है देशांतर के बारे में। देशांतर अब दोस्तों ये हमारा है देशांतर।
जीरो डिग्री लाइन तो हमने पढ़ी थी। अब इसमें इसका कुछ रोल नहीं होने वाला, जीरो डिग्री लाइन का या 23 से 1 बटा 2 अक्षांश का, इनका इसमें कुछ रोल नहीं होने वाला। इसमें रोल किसका होगा? इसमें रोल होगा देशांतर का। देशांतर संबंधित एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? यदि आपने देशांतर को सही तरह से समझा है या थ्योरी के रूप में पढ़ा है वही आप उनके संबंधित क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इस तो एक खड़ी हुई लाइन क्या कहलाती है हमारी? ये देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ये देशांतर कहलाती है। अब आपको इसमें साफ साफ नजर आ रहा होगा कि जीरो डिग्री लाइन के पास में, यहाँ से लेकर इस जीरो डिग्री लाइन के पास में यहाँ पर टेम्परेचर, थोड़ी टेम्परेचर में दूरी अधिक होती जा रही है। ऊपर तो दूरी क्या होती जा रही है? दोनों की तरफ दूरी कम होती जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें भी इसी ग्रुप में आप देखिए, थोड़ी इस वाले में इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से लेकर के जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर दूरी अधिक मात्रा में पाई जा रही है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर भी अधिक पाई जा रही है। लेकिन क्या यहाँ से लेकर इस वाले क्षेत्र में दूरी अधिक पाई जा रही है? नहीं, इस क्षेत्र में दूरी अधिक होती है और यहाँ पर दूरी होती है कम। क्यों होती है वो देखिए। ध्रुवों की ओर जाने पर ये दिखाएं एक दूसरे को, ध्रुवों की ओर जाने पर ये दिखाएं एक बिंदु पर मिलती है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो होगा क्या? दूरी भूमध्य रेखा के आसपास कहीं ना कहीं इनके बीच में अधिक मात्रा में पाई जाती है। होती तो यहाँ पर भी 111 किलोमीटर ही है, 111 किलोमीटर होती है, लेकिन केवल जीरो डिग्री लाइन के पास में ही देशांतरीय रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर पाई जाती है। यदि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इनके बीच में दूरी कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचते पहुँचते शून्य भी हो जाती है, और जीरो डिग्री लाइन के पास में सबसे अधिक दूरी होती है। तो इनसे संबंधित सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि देशांतरीय रेखाओं के बारे में विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। यदि आप बीसीएस का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर कथनों के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीधे सीधे थ्योरी के। यदि आप देंगे कांस्टेबल का एग्जाम तो वहाँ पर छोटा क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इसको देखते हैं किस तरह पूछेगा क्वेश्चन। मैंने बताया कि इनके मध्य दूरी तो 111 किलोमीटर ही होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी क्या होती है? निरंतर घटती रहती है। इसका नोटमेंट नंबर 1, ध्रुवों की ओर जाने पर इनके मध्य दूरी घटती है। तथा जीरो डिग्री लाइन के पास में रेखा पर दूरी क्या होती है? बढ़ती रहती है। जीरो डिग्री लाइन पर क्या होता है? दूरी बढ़ती रहती है। तो इसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस तरह वो देखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके बारे में समझने एक बात और थी, दूसरी क्या थी? देशांतरीय रेखा के बारे में विचार कीजिए। देशांतरीय रेखाओं के संबंध में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या आएगा? पहला ऑप्शन आएगा जीरो डिग्री लाइन पर जाते जाते, जीरो डिग्री लाइन पर दूरी सबसे कम होती है।
जाएगा 0 डिग्री लाइन पर क्या होता है, लाइन पर दूरी कुछ अधिक होती है। अधिक होती है। तीसरा ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, एक ओर जाने पर दूरी बढ़ती है, दूरी को जाकर इनके मध्य दूरी बढ़ती है। ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखेंगे पहला ऑप्शन, देशांतरीय रेखाएं जो होती है 0 डिग्री लाइन पर, इनके मध्य दूरी क्या सबसे कम होती है, नहीं होती। यदि आप देखिए इसमें देखेंगे आप इक्वेटर से इस साइड में जाएंगे, क्या है आप यहाँ से लेकर तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या इनके मध्य दूरी सबसे कम है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का सबसे कम है, नहीं, यहाँ पर 111 किलोमीटर ही दूरी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दूरी 111 किलोमीटर नहीं होगी, क्योंकि ध्रुवों के जाने पर तो ये 0 दूरी होती है इनके मध्य, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 0 डिग्री लाइन पर इनके मध्य दूरी क्या होती है, कम होती है, क्या कम होती है, नहीं होती। आते हैं हम दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन क्या है, 0 डिग्री लाइन पर इनके मध्य दूरी सबसे अधिक होती है, क्या 0 डिग्री लाइन पर इनके मध्य दूरी सबसे अधिक होती है। देखते हैं, हम इधर से चले और यहाँ पर देखा, यहाँ पर दूरी कम थी, लेकिन जैसे हम 0 डिग्री लाइन, इस 0 डिग्री लाइन पर जिस तरह जा रहे हैं हम देख रहे हैं लगातार निरंतर दूरी बढ़ रही है, और 0 डिग्री लाइन पर आते आते दूरी 111 किलोमीटर हो जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पर, इसे भी चेक कर लेते हैं कि ध्रुवों की ओर जाने पर इनके मध्य दूरी बढ़ती है, क्या ध्रुवों की ओर जाने पर 0 डिग्री लाइन से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके मध्य दूरी बढ़ेगी। ग्लोब में लिख रहा है कि इनके मध्य दूरी निरंतर कम होती जा रही है और ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते दूरी 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जब हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है तो इसको कुछ महत्व नहीं रहेगा। इस तरह से सीधा सीधा देशांतर से संबंधित क्वेश्चन आया, और भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। दोस्तों आज हमने इस थ्योरी को पढ़ा और इनसे संबंधित MCQ भी करें। यदि हम थ्योरी को ना पढ़ते और डायरेक्ट MCQ का यूज करते तो क्या हम करते, नहीं कर पाते, केवल हम उसको रटते। ऑप्शन चेंज होते ही क्वेश्चन चेंज हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड या आसान नहीं होते जीएस के अंदर। इन्हें आसानी हार्ड कौन बनाता है, इन्हें आसानी हार्ड बनाते हैं इनके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए इस तरह से ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। यदि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है और अब जीएस को कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो मेरा मानना नहीं है जीएस में ऑप्शन क्लियर नहीं कर पाएंगे। केवल आप उसको बैठ के रटेंगे, सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन है, यदि हम उसके ऑप्शन चेंज कर दें तो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा बच्चा। दोस्तों इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे पीके परिवार के साथ में। और यदि आप हमारी कुछ मदद करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।